हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही होगी। सैंपल पेपर तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और बहुत से लोगों ने नहीं भी किया होगा। जब तक तुम सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे तब तक एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि तुमको आइडिया ही नहीं लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं या बाहर से हैं, ये सब कुछ आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, सब कुछ मेरे बता देने से आसान नहीं हो जाएगा, और मेरे कह देने से कि पेपर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, तो हर किसी को पेपर सॉल्व करने के बाद एनालाइज करना चाहिए कि पेपर कैसा था, मैंने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, मैं कितना और अच्छा कर सकता था, और मुझे किन किन टॉपिक्स में और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने सबसे पहले एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का देखा कि मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसा कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम वगैरह में होता है, या पहले से सीबीएसई अपना सिलेबस बताता है कि उसमें किस मार्क्स का, किस टॉपिक का कितना वेटेज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लगभग इन्होंने दे रखा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, सबसे ज्यादा तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो तुम जानते हो कैलकुलस का होता है। 35 क्वेश्चन नहीं, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स एक टॉपिक से आने का मतलब समझ रहे हो, ये 5 टॉपिक मिलके तुम्हारा आधा लिए हुए हैं नंबर, 80 में ऑलमोस्ट 35। ठीक है, 35 नंबर का जो पोर्शन है वो कैलकुलस से आया है, और इसमें जो सबसे ज्यादा आया है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया है, 15 नंबर का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, 2 शॉर्ट आंसर थे टाइप यानी 3-3 के, 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे यानी 2-2 नंबर के, और 2 एमसीक्यू, एक असर्शन रीजन था। यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सबसे ज्यादा सैंपल पेपर में देखने को मिला है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सैंपल पेपर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सबसे ज्यादा मिला है तो एग्जाम में भी सबसे ज्यादा मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन वाले पोर्शन से 6-5-11 तो 13 नंबर का आया है, डिफरेंशिएशन वाले से लगभग 22 नंबर का आया है, 22 मार्क्स का, समझ रहे हो। तो ये चेंज हो सकता है। ओवरऑल कैलकुलस 35 मार्क्स का रहेगा, ये तुम समझ लो। ये पोर्शन में अदला बदली हो सकती है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन में 7 मार्क्स है, 1 लॉन्ग आंसर है और 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाने के बाद एरिया निकालना था, और एनसीईआरटी में उस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना अगर तुम्हें अच्छे से नहीं आता है तो प्रॉब्लम करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन आया था, 2 एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था कंपैरेटिवली, जो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर का था, इजीली डुएबल था, एनसीईआरटी में मौजूद था, उसका जो ऑप्शन में था वो दोनों किया जा सकता था। फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एमसीक्यू यहां से आए हैं। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा टॉपिक भी माना जाता है, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 मार्क्स से देखने को मिला है। ये थोड़ी सी, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका वेटेज कम कर देना। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सैंपल पेपर में नहीं दिया तो जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न पे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और एग्जाम में हमेशा ज्यादा वेटेज लेकर आता है। ठीक है, कैलकुलस के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया वो वेक्टर 3D को दिया गया। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक शॉर्ट आंसर, 2 वेरी शॉर्ट आंसर और 2 एमसीक्यू। वेक्टर 3D में तुम ये समझ लो कि अगर तुमको एनसीईआरटी पर अच्छे से कमांड है, फॉर्मूला तुम्हें सारे अच्छे से आते हैं, कब परपेंडिकुलर होता है, कब पैरेलल होता है, ये सारी चीजें अगर वेक्टर और 3D में तुम्हें अच्छे से आती हैं, ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। यानी ये सारे क्वेश्चन, ये 14 नंबर डुएबल था, जो आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सही करने चाहिए थे हर उस बच्चे को जिसने अच्छे से वेक्टर और 3D पढ़ा होगा। उसके लिए ये क्वेश्चंस आसान थे, कोई बहुत मुश्किल नहीं थे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में एक लॉन्ग आंसर टाइप में मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है, जो इक्वेशन वाला, जो कि पता है तुमको, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स बता रखते हैं भाई कि मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का क्वेश्चन था। 5 एमसीक्यू जो आए हैं वो पूरे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम्हें आते हैं, तो आसानी से किए जा सकते थे। यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का पोर्शन भी डुएबल था। रिलेशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी से उसके बाद 8-8 नंबर का आया है। प्रोबेबिलिटी चूंकि अच्छा टॉपिक होता है, आप जान रहे हो, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं, तो क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड अच्छे थे सैंपल पेपर में भी। रिलेशन फंक्शन में जो केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन था वो डुएबल था, आसान था। और वेरी शॉर्ट आंसर में एक था, एक एमसीक्यू, एक असर्शन रीजन था। अभी हम लोग पेपर के साथ उसको डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इजीली किया जा सकता था और कौन सा नहीं। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग से तुम्हारा 5 नंबर का आया है, एक शॉर्ट आंसर यानी 3 नंबर का, और 2 एमसीक्यूज। ये 5 नंबर आसानी से लाए जा सकते थे अगर तुमने अनबाउंडेड रीजन और बाउंडेड रीजन दोनों अच्छे से कर रखा था। एलपीपी अगर तुम्हें अच्छे से आता होगा, एनसीईआरटी पर ही अगर अच्छे से कमांड होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तुम्हारे पास, तो ये भी इजीली डुएबल था। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या पेपर लेंदी था? तो
ऐसा हुआ है, देखो जो टीचर्स ने एक्सप्लेनेशन कराया, जैसे मुझे भी लगभग 3.25 घंटे लग गए, 3 घंटा 45 मिनट के ऊपर ही लगा है 3 लेक्चर्स में। लेकिन और कई टीचर्स को देखो 4 घंटा 4.25 घंटा, यानी टीचर्स ने भी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, देखो जिसने जितना डिटेल में तुम्हें सॉल्व कराया होगा उसको उतना टाइम ज्यादा लगा होगा। अगर किसी टीचर ने 4.5 घंटे में सॉल्व कराया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने ज्यादा टाइम लिया है, हो सकता है उसने हर एक पॉइंट को और ज्यादा डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन किया हो, इस वजह से उसको 4.5 घंटे लगे। तो अगर तुमको ये दिख रहा है कि किसी टीचर ने 4.25 4.5 घंटे में एक्सप्लेन किया है, वो इसलिए किया है ताकि तुम उसको अच्छे से समझ सको। वो टीचर जब खुद सॉल्व करने बैठेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको तब भी 4.5 घंटे लगेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, 4.25 4.5 घंटे टीचर्स ने इसीलिए लिए ताकि तुमको और अच्छे से एक एक बात एक्सप्लेन कर सके। मैंने कोशिश करी थी 3 घंटे 45 46 मिनट में कवर करने की, कवर किया, लेकिन जिन लोगों ने 4 4.5 घंटे में भी कराया है उसमें 24 मार्क्स ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा कवर किए। यानी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे जैसे और वाले, उनमें से तुम्हें एक करना होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ है कि 2 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़े, केस बेस्ड स्टडी में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़े हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में भी 2 एक्स्ट्रा करने पड़े हैं, और शॉर्ट आंसर में भी 2 एक्स्ट्रा करने पड़े हैं। यानी ऑलमोस्ट 24 मार्क्स का पेपर एक्स्ट्रा करना पड़ा है, और 80 नंबर में अगर 24 एक्स्ट्रा करना पड़ा है तो आप समझ रहे हो 1/5 से ज्यादा हो गया, ठीक है, मोर देन 20% हो गया। तो अब यहां पर सवाल यह उठता है कि भाई क्या पेपर 3 घंटे में किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। अगर 3 घंटा 45 मिनट मुझे लगा है तुम्हें एक्सप्लेन करने में, उसमें से 24 मार्क्स का तुम पोर्शन निकालोगे तो वो ऑलमोस्ट 3 सवा 3 घंटे के आसपास पड़ेगा। मैं मान लेता हूं आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा होगा उन 24, और क्योंकि जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे ना भाई, उसको एक्सप्लेन करने में एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहा है, 10 से 12 मिनट सिर्फ मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा थी, कम से कम 17 से 18 मिनट लगा है उसमें, और ज्यादा ही शायद लगा होगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप में 10-10 मिनट एक्सप्लेन करने में टीचर को जाता है। तो अगर 2 उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं लॉन्ग आंसर में, तो 20 मिनट तो तुमको मान लो एक्स्ट्रा उसे लग गए 2 लॉन्ग आंसर में ही, फिर शॉर्ट आंसर, फिर वेरी शॉर्ट आंसर। तो क्या पेपर 3 घंटे में किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। सैंपल पेपर लेंदी नहीं था, 3 घंटे में किया जा सकता था, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद आ जाते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चंस थे, मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं तुमसे। डिस्कस क्या, देखो एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। पेपर का जो लेवल था, इजी डिफिकल्ट क्या था, उस बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाओ, ये क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। सबसे पहले ये दो तुम्हारा जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, अगर भाई देखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है कि ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर अगर तुम्हें पता है कि एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है, यानी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से है तो तुम देखोगे कि यहां पर कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर तुमने मैट्रिक्स को अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। e टू दी पावर x, यानी इसका डेरिवेटिव करोगे e टू दी पावर x आएगा, और वो हमेशा ज्यादा ही रहता है, ये तुम जानते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, e टू दी पावर x मतलब हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ये मैं कहना चाह रहा था। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, ये निकालना था। अगर तुमको बेसिक सा इसका भी आइडिया है कि भाई इस पे अलग अलग डिटर्मिनेंट लग जाएगा, उसके बाद 1 बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/b का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो ये सब अगर पता होगा तो ये भी आसानी से लग जाएगा। इसके बाद आ जाओ, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशन का ये क्वेश्चन था। इसमें अगर तुमको पता है कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेमडा की पावर 0, एफ एक्स वाई अगर आ गया तो उस फंक्शन को होमोजीनियस बोला जाता है। तो अगर ये बात पता होगी तो ये भी क्वेश्चन लग जाएगा। ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 0 दिखा के भी इसको सॉल्व कर लोगे, आसानी से लगना चाहिए था। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर तुमको पता है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा इन द सेंस इसलिए था क्योंकि यार तुमको अगर देखो इसका फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं पता है, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर इसका पता भी होगा तो मान लो तुमको, अब देखो इसमें ऊपर क्या आ जाएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार आ जाएगा, तुमको दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4। अब उसको कैसे निकालना है, तो अगर तुमको फॉर्मूले अच्छे से नहीं याद होंगे तो यहां पे फंस जाओगे आकर। वेक्टर 3D का ये क्वेश्चन देखो, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो अब ये तुम्हारी देखो कॉन्सेप्ट में जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, अगर एंगल ऑब्ट्यूस है और 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो कॉस थीटा से हम लोग निकालते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि कॉस जो है ऑब्ट्यूस एंगल बनते ही सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वहां पे निगेटिव होता है।
तो अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहां पर, ये भी अगर कुछ बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के गए होगे ना तो ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिला होगा। एलपीपी का क्वेश्चन सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बहुत ज्यादा आसान था ये, वैल्यूज डाल के तुमको मैक्सिमम वैल्यू दिख जाएगी, तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही था, अलग से नहीं था। इसके बाद आ जाओ डिफरेंशिएशन का, सॉरी इंटीग्रेशन का, ये क्वेश्चन अच्छा था। ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ये अच्छा था, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। बाकी जो आगे तुम्हें मिलेगा वो फिर आसान मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा अच्छे लेवल का था, एक नंबर के हिसाब से थोड़ा सा ठीक था, ये मैं कह सकता हूं। इसके बाद ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और तुम्हें प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न होंगी तो इस क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुमको प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए कि 0 to a अगर हम जा रहे हैं तो एफ ए माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो वो फंक्शन 0 हो जाता है ना, और अगर वो एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो 0 to a, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन तुमको पता होना चाहिए लॉगरिथम का बेसिक। अगर लॉगरिथम का बेसिक नहीं पता है तो तुम यही नहीं समझ पाओगे कि ई उधर जाके लॉग बनेगा या मुझे दोनों तरफ लॉग लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक आइडिया अगर है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो ये क्वेश्चन लगते चले जाएंगे, जहां तक मुझे एमसीक्यूज में लग रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, देखो डोमेन और रेंज का अगर तुम्हें अच्छे से आइडिया है, यहां पर देख सकते हो -1 to 1 और ये रेंज देखो 0 से पाई दे रखी है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि भाई ये कॉज इनवर्स का है। लेकिन इन डेप्थ मैं कह रहा हूं ना कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर से देखा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। समझते जाओ बात को। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ये क्वेश्चन था सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर तुमने पढ़ा है कि अनबाउंडेड रीजन होता है तो मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो चुपचाप आंसर दे के आगे बढ़ जाओगे, कोई मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ेगी। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर तुम जानते हो कि क्या होता है तो तुम ये डायरेक्ट मार दोगे, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा कि भाई जो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। तो ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इसी तरह से फिर ये आ जाओ, एंड स्टूडेंट ऑब्जर्व्स ओपन एयर हनी बी ऑन द ब्रांच, ये इसका शेप दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन तुम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वगैरह भी तुमने पढ़ा होगा तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, तो पैराबोला जब बनता है तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसको मैं टफ की कैटेगरी में तो नहीं डालूंगा, सीधी सी बात है। जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है उसको टफ की कैटेगरी में इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि जब आप इंटर का पेपर देने जा रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि एनसीईआरटी पे तो एटलीस्ट आपको अच्छा कमांड होगा ही। उसके बाद अगर आपने दूसरी बुक नहीं सॉल्व करी है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपका एनसीईआरटी पर अगर अच्छा कमांड होगा, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस अभी किए जा सकते थे, कौन से नहीं। क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने अभी एनसीईआरटी ही करी होगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अलग से तुम लोगों ने अभी प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, वो मैं कराऊंगा, थोड़ा रुक के स्टार्ट करूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। देखो ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस था कि मॉड के अंदर जहां पर वैल्यू 0 हो जाती है वहां पे ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक, तो ये अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो पता चल जाता कि असर्शन सही है। यहां पे थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत लग सकती थी क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला तुमने नहीं शायद देखा हो, तुमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का अलग से याद किया हो, तो यहां पर हो सकता था तुम्हें प्रॉब्लम आ जाती। यहां पर फंक्शन में देखो, अगर तुम्हें वन फंक्शन ही नहीं पता है कि क्या होता है, यानी फंक्शन के बारे में नहीं पता है, डोमेन नहीं पता है क्या होता है, तो वैसे भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो sec x का ग्राफ अगर तुम्हें आइडिया नहीं, हालांकि ग्राफ नहीं भी पता होता तो भी लग जाता कि वन फंक्शन अगर तुम्हें पता है कि किसको बोलते हैं, तो ये y बराबर 2 मोर देन 1 पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन 1 नहीं होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज में जैसा मैंने देखा कि जो तुम्हारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का पोर्शन था वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, फॉर्मूला बेस्ड था। अगर अच्छे से आता है तो पांचों सही होने चाहिए, वेक्टर के क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, आईटीएफ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अच्छा था, हो सकता है तुमसे ना लगता, और बाकी मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट था। अभी 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ पे बना रखा था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी तुम्हारा अच्छा था। ठीक है, एलपीपी का कॉन्सेप्ट बेस्ड था, सीधे सीधे हो सकता था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का भी हो सकता था क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड था। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी एनसीईआरटी बेस्ड था।
तो मैं ये मान के चलता हूं कि 20 क्वेश्चन में से ये जो एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन है, अगर तुम बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते तो यहां से तुम 15 नंबर आराम से लेकर आ सकते थे। अगर 4-5 क्वेश्चंस को मैं हटा दूं कि हो सकता है तुम जल्दबाजी में गलत कर देते तो यहां कम से कम 15 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाओ नीचे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में अगर आप आओगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर तुमको कॉट इनवर्स एक्स का फंक्शन पता होगा कि भाई ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और पाई/4 पे कॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां से हम ये कह सकते थे कि भाई इसको हम लिख देंगे कॉट इनवर्स पाई/4 और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 3x + 5। अब अगर तुमको ये पता है कि कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा, वरना तुम क्या करोगे 3x + 5 को पाई/4 से बड़ा दिखा दोगे बस। सॉरी, पाई/4 को मैंने कॉट इनवर्स 1 लिखो, ठीक है, पाई/4 को, क्योंकि कॉट 45 1 होता है तो कॉट इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई/4। अब यहां पे तुम क्या करोगे 3x + 5 को 1 से बड़ा दिखा दोगे, ये गलती नहीं करनी है। फंक्शन होता है डिक्रीजिंग का मतलब यानी कॉट इनवर्स x का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है। मतलब ये हुआ कि बड़ी वैल्यू रखने पर छोटा आंसर आएगा, छोटी वैल्यू रखने पर बड़ा आंसर आएगा। इसका आंसर बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो 3x + 5 जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना था, यहां से क्वेश्चन 2 नंबर का बिल्कुल आसान हो जाता तुम्हारे लिए। ठीक, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, सीधा सीधा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था। इसके बाद आ जाओ, इसके दोनों हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो परपेंडिकुलर है, ये भी हो सकता था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो ना करने वाली हो या तुम्हें ना आती हो या इसके लिए अलग से नॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए होगी। ठीक है, इसी बात के बाद आगे आते हैं हम लोग 25 पे देखो पैरेललोग्राम की अगर दो साइड गिवन है तो इसका एरिया सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्रॉस b से निकाल सकते हैं, लेकिन डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालने के लिए तुम्हें अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निकल जाएगा। तो दो डायगोनल कैसे निकलेंगे, एक बार जोड़ोगे तो एक डायगोनल आएगा, एक बार घटाओगे तो दूसरा डायगोनल आ जाएगा, फिर हाफ d1 d2 से निकाल दोगे और d1 d2 का तुम्हें क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो ये भी तुम्हारा अगर एनसीईआरटी अच्छे से किया होगा तो लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये देखो, ये भी आसान क्वेश्चन था 27। अब ऐसा ना लगे तुम लोग कहोगे सब आसानी था तो मुश्किल क्या था। देखो जो आसान था वो मैं कह रहा हूं, इसलिए देखो गिवन बाय टी इज द, ये कह रहा है रेट ऑफ इंक्रीज। जैसे ही तुमने रेट ऑफ इंक्रीज देखा तो तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई ये कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है तो dA/dt यहां से निकाल लेना था। ठीक है, dA/dt निकालोगे तो √t तुम्हें मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी, नीचे √t दिखाई देगा। जैसे ये अपॉन में गया तो कह दोगे इनवर्स फंक्शन है, दिख रहा है कि भाई ये जो इनवर्स है यानी t नीचे दे रखा है, यानी जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होगी वो घटेगी बस। ठीक, तो ये मुश्किल तो नहीं था। फिर आ जाओ 28 पे अगर बात करें, 28 देखो फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने पहले ही बताया था कि वेक्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आ रहा है, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो एंगल निकालना था L1 L2 दो लाइन के बीच में, तो लग जाना चाहिए भाई L1.L2 और अपॉन जो है उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करना था। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन निकालने के लिए वही L1.L2 उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना था, अपॉन में L2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना था। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड है, अभी समझते जाओ तुम। इसके बाद आ जाओ 28 पर। अब देखो इन दोनों में से हो सकता है तुमको इसमें दिक्कत होती तो ये लगा लेते, ये क्वेश्चन थोड़ा मान लिया ठीक था, हो सकता है तुमको समझने में थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। तो ये मुश्किल है भी अगर तो और लगने की वजह से ये मेरे लिए इजी की कैटेगरी में आएगा। समझ में आता जा रहा है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन अगर तुम सिर्फ log x को t मानोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और जैसे ही log x को t मानोगे देखोगे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। और मैं तुमको बताता हूं ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 19 पे जाओ, बस वही क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। जो 7.6 का क्वेश्चन नंबर 19 है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, dx, बस ये भी कुछ इसी तरह से बन जाएगा, ये याद रखना। मिनट उल्टा मैंने लिख दिया है, ये यहां इंटीग्रेशन का साइन 1/x माइनस 1/x² dx। ये क्वेश्चन देखोगे 7.6 का क्वेश्चन नंबर 19 है शायद। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन log x को t मानोगे उसके बाद उस फॉर्म में जाएगा। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है तो आसान क्वेश्चन है, लग जाना चाहिए था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हारा 3 नंबर का दिया है इन्होंने, ये सीधा एनसीईआरटी से उठाया है, और ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है।
एलपीपी वाले पे जाओगे, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें मिलेगा एनसीईआरटी में ये एलपीपी का, तो इसमें भी तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, अच्छा चलो उसके बाद आगे चलता हूं। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन आसान था, आसान इसलिए था क्योंकि सब पहले से ही दे रखा था इन्होंने। भाई आज अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो ना होने की 0.6 हो जाएगी, तो ये आसानी से निकलता चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुमारो 0.8 है तो कल बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से तो आप एक से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फिर यहां पर अगर आज बारिश नहीं होती है तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ना होने की 0.3 है। ये सारी वैल्यूज तुमको यहां से मिल जाएंगी, उसके बाद सिर्फ इसमें लाके पुट कर देना था, तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी। ये 2 नंबर वाला तो बिल्कुल आसानी से निपट जाता, क्योंकि सारी वैल्यूज यही है, सब तुम्हारे सामने रखी हुई है, लाके पुट कर देना था। उसके बाद रेनिंग टुमारो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन। कंडीशनल क्या, सीधे ऐसे बना सकते थे, आज होने की, अगर आज बारिश हुई तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटू, प्लस अगर आज बारिश नहीं हुई तो भी कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटू ऐड कर देते। ठीक, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तुमको पहले ही। ये क्वेश्चन अच्छा था 31, लेकिन भाई ये तो ऑप्शन में था ना, तो मैं इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में क्यों डालूं? भाई 31 के 2 पार्ट थे, एक डुएबल था, इजी था, तो मुझे वो करना था ना, मैं इसके पीछे क्यों भाग रहा हूं? क्योंकि इसमें जीपी इन्वॉल्व हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, और उसमें भी सम ऑफ इंफिनिट सीरीज आ जाएगा, ये होता है। अब ये देखो, अगर तुमने जीपी ऊपर ऊपर से पढ़ भी रखा है तो ये नहीं पता होगा, ठीक, बस यहीं पे ये जाके क्वेश्चन तुमको फंसाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि एक इसका जो पार्ट है, इसका पार्टनर है, वो मेरे लिए आसान था, तो इसको भी हम डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। मतलब अपने आप में तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 31 का जो ए पार्ट है वो इसको इजी बना दे रहा है, क्योंकि तुमको ऑप्शन चूज करना था। इसके बाद 5 नंबर में आ जाओ। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम इसका ग्राफ बना ले गए ना, तो ये 5 नंबर का सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा तुम्हें, ये जान लो। ठीक है, ऐसे बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये दो तरफ से घेर के और उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर लोगे। चूंकि इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, 20 कांस्टेंट है, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा। और π/6 से π/3 जाना है तो मेन एक बीच में पॉइंट आएगा π/4, जहां पे 0 हो रहा होगा। फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ऊपर वाले का एरिया अलग, नीचे वाले का अलग निकालेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा भी है, आसान मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि 20 cos 2x का कुछ लोग ये गलती करेंगे, डायरेक्ट π/6 से π/3 चले जाएंगे बिना ग्राफ बनाए, क्योंकि ग्राफ बनाने में हो सकता है उनको दिक्कत हो, इसलिए क्वेश्चन प्रॉब्लम कर सकता है। आगे चलते हैं। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन देखो डुएबल है, इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक इक्वेशन दिया है और बता दिया है किस किस पॉइंट से पास हो रहा है। x की जगह 2, y की जगह 15 डालेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा, फिर 4 25 डालेंगे, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। 3 इक्वेशन जैसे ही बनेंगे उसकी मैट्रिक्स फॉर्म करके x इज इक्वल टू a इनवर्स b वाला लगा देंगे। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इसके लिए, इन डेप्थ मतलब पेशेंस बहुत चाहिए, वैल्यूज अच्छे से रख के धीरे धीरे सॉल्व करना है, एक भी वैल्यूज गलत हुई आंसर नहीं आएगा। क्योंकि अब ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे कि भाई नॉन सिंगुलर हो। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एडज्वाइंट ए निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। एडज्वाइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। यानी ओवरऑल अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में होंगे, तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में तुम कर सकते थे। हाँ टाइम टेकिंग था, टाइम इसमें लगेगा तुम्हें। 34 को अगर डिस्कस करें, देखो इसका ये जो मॉड पे x लगा हुआ है ना, मतलब मॉड x क्यूब लिखा हुआ है, तो ये कोई डिफिकल्ट तो क्वेश्चन है नहीं। तुमको पता है 0 से बड़ा होगा तो x क्यूब होगा, 0 से छोटा होगा तो माइनस x क्यूब होगा, है ना। 0 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा, यानी इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद एग्जिस्ट होने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डबल डैश की बात किया है तो एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल दिखाएंगे, उसके बाद डेरिवेट कर देंगे। उसके बाद दोबारा जो यानी डेरिवेट करने के बाद जो आंसर आएगा, एफ डबल डैश एक्स पूछ रहा है एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो दोबारा हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, प्रोसेस रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन लेंदी था लेकिन आसान था, यानी काम ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन मेथड तुमको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा था, अगर आप इसको डायरेक्टली डील करोगे तो दिक्कत होगी।
अगर आप इसको, मैंने बताया था कि x माइनस ए को आप मान लेना c साइन और इसको मान लेना c कॉस, या इसको c कॉस इसको c साइन, जैसे भी मान लेना, तब ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। फिलहाल पहली बार देखने में ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा, अगर आप बिना प्रैक्टिस के गए हो तो ये क्वेश्चन तुमको फंसाएगा। आगे चलें। जैसा कि मैंने वेक्टर में फिर बताया भाई कि वेक्टर सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन जाके देखोगे, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। सेम मेरा मतलब यह है कि भाई यहां पे वैल्यूज इधर उधर हो सकती हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीधे सीधे तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। 5 नंबर तुम्हें यहां आसानी से मिलने चाहिए थे। हाँ, इसका पार्ट यानी इसका ये दूसरा वाला पार्टनर थोड़ा अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करी होगी, वो अभी नहीं करी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं बाद में कराऊंगा। लास्ट ईयर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जनवरी में। इस बार मैं कोशिश करूंगा थोड़ा पहले, उससे पहले वन शॉट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, 90 डेज का मैं प्लान बनाऊंगा और उस 90 डेज में मैं तुमको पूरा कवर कराऊंगा। फिलहाल तुम्हारा ये जो अभी का काम ये है कि ये जो तुम्हारा अक्टूबर है, मोस्ट प्रोबेबली मैं नवंबर से स्टार्ट करूंगा और नवंबर से जनवरी तक का पूरा प्लान करूंगा। उससे पहले तुम्हें एनसीईआरटी बस अच्छे से आनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे, बाकी मैं कवर करा दूंगा। तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप है, इसमें दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। ठीक है, मतलब फिलहाल अभी नहीं लगेगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इसका ये पार्टनर एनसीईआरटी बेस्ड है तो हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब आ जाते हैं लास्ट बिल्कुल केस बेस्ड स्टडी पे। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन भी तुम्हें दिखेगा। एक नंबर में सिर्फ वॉल्यूम को फिक्स करना था, एक पे डेरिवेट कर देना था, एक नंबर मिल जाता है। कहां पर मैक्सिमम होगा तुम्हें पता है कि जिस वैल्यू पर उसका डबल डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाता है, वहां पर मैक्सिमम हो जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक तुम्हारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर तुमने पढ़ा है तो वहां से ये लग जाता तुम्हारा क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन है, आसान है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो नहीं लगेगा ये वाला, लेकिन इसका ये वाला पार्ट तो लग ही जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर में एक सेपरेट वीडियो पड़ी होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैंने डिफाइन किया है। फिलहाल ये डुएबल था, फर्स्ट 3 पार्ट आसानी से किए जा सकते थे। उसके बाद ये जो दूसरा है रिलेशन फंक्शन का, अगर तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छी है, क्वेश्चन को समझ तुम अच्छे से लेते हो। होता क्या है यार, ये लेंदी लेंदी क्वेश्चन देख के ना तुम लोग डर जाते हो। यहां से यहां तक खाली बात लिखी है, तुमको समझ ही में नहीं आता है कि करना क्या है। अदरवाइज ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चंस में से एक है। सबसे पहले तो पूछा है कि भाई टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे, तो भाई जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे। बी क्रॉस जी में देख लो कितने एलिमेंट होंगे, 2 के ऊपर उसकी पावर लगा दो, काम खत्म, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी बनाना हो, सिर्फ तुम रिफ्लेक्सिव वाले लिख दो बस। जब भी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना हो, सिर्फ क्या करो, सिर्फ जो फंक्शन तुम्हारे रिफ्लेक्सिव हो रहे हो, यानी जो पेयर रिफ्लेक्सिव हो रहे हो उनको उठा लो बस। ठीक है, और कोई ना लेकर आओ उसके अंदर, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस मिल जाता है, ये भी 1 नंबर का हो जाएगा। ये अब इन दोनों में से कोई भी बना सकते थे। अगर तुमने 1-1 और ऑन 2 अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी बन जाता, और इसमें तो तुम अपना दिमाग लगा के एक एक रख के चेक कर सकते थे। ठीक, डुएबल था। लास्ट आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये क्वेश्चन अच्छा था अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंशन, मैंने कहा ना कॉम्प्रीहेंशन पावर अच्छी होगी तब तो ये लगेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा। एक बार तुम क्वेश्चन को समझ के बना ले गए ना, उसके बाद ये तुम्हारे लिए आसान है, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने डिस्कस कर लिया, आई होप तुम समझ गए होगे। अब कितना मार्क्स कर सकते थे, कितना नहीं कर सकते थे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कितना लोग आंसर आने के बाद आप फाइनल आंसर गलत कर सकते थे, बीच में स्टेप गलत कर सकते थे। जब आप पेपर लेकर बैठोगे, सॉल्व करोगे, हाँ एक बार देख लो, अगर तुम्हें लगता है एक बार पहले सॉल्यूशन देख लो, फिर एक बार खुद से बैठो करने के लिए, तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स का तुम कर सकते थे, कितने का नहीं। फिलहाल मैं इसको इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में डालूंगा, डिफिकल्ट की कैटेगरी में सैंपल पेपर को नहीं डालूंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस डुएबल थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे इसलिए। तो और लेंदी की कैटेगरी में भी नहीं डालूंगा। अगर 3 घंटे आप आराम से बैठ के तुम्हारी लिखने की आदत है तो 3 घंटे में पेपर ये आराम से कवर भी हो जाएगा। और लगभग ऐसा ही ऐसा ही पेपर लगभग बोर्ड में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं होगा कि बहुत इससे डिफिकल्ट आ जाए या बहुत इजी, लगभग ऐसा ही लेवल होता है। ठीक है, बाकी यार ये जो मैंने बनाया था, क्या कहते हैं ये, ठीक है, मैंने अभी ऐसे रफली मैंने बना दिया था, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो, तो ज्यादा दिल पे मत लेना। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि इसका क्वेश्चन तो एमसीक्यू में इतना है नहीं, फिलहाल मैंने अपनी समझ में तो अभी तुरंत बैठ के बनाया है, ठीक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आया हो और मेरा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी समझ में आया हो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों को। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।